हेलो, दिस इज़ अंकित नोटल एंड यू आर वॉचिंग सुपर 50। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए 50 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आ रहे हैं। तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्नों को आप जितना अधिक आप इनको देखेंगे उतना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। इसी वजह से आप सही आंसर दे पाएंगे, क्योंकि सारे आंसर लगभग मिलते जुलते होते हैं। तो इसमें से जो सही आंसर होता है वो आपको देना होता है। इसमें हमने और भी वीडियो अपलोड करे हुए हैं, आप चैनल की प्लेलिस्ट में एक बार ज़रूर विजिट करिए। तो शिक्षण अभिरुचि से जो संबंधित जितने भी वीडियोस हमने एक सीरीज़ बनाई है, आप उन वीडियो को ज़रूर एक बार देखें, आपका बहुत हेल्प उससे मिलने वाला है। बाकी आप वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, वीडियो पसंद आने पर कमेंट्स करिए, वीडियो को शेयर ज़रूर करिए। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, आपकी स्क्रीन के ऊपर किसी पाठ्यक्रम की प्रभाव उत्पादकता के निर्धारण में निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख कारण है? आंसर आपके सामने है। समुदाय का सहयोग, शिक्षक की प्रभावशीलता, छात्र परिषद की रुचि और प्रशासनिक नेतृत्व। तो इसका जो सही आंसर है वो है छात्र परिषद की रुचि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 2 पे, एक छोटे आकार वाले हाई स्कूल के पाठ्यक्रम में प्रमुखता दी जानी चाहिए। कॉलेज के लिए छात्रों की तैयारी संबंधी कार्यक्रम की, समुदाय की मांगों की पूर्ति, छात्रों को अधिकाधिक वैकल्पिक विषय चयन की, छात्रों को विभिन्न व्यवसायों का प्रशिक्षण के लिए। तो इसका जो सही आंसर है ए, कॉलेज के लिए छात्रों की तैयारी संबंधी। चलिए थर्ड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हाई स्कूल स्तर की पाठ्य वस्तु में प्रमुख निर्धारक है? तो इसका है पाठ्यक्रम निर्माणकर्ता, शिक्षक, छात्र और पाठ्य पुस्तक। तो इसका जो सही आंसर है बी, शिक्षक। चलिए फटाफट फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। आधुनिक शैक्षिक सिद्धांत के अनुसार पाठ्यक्रम को होना चाहिए। किसी विषय में उपलब्ध सर्वोत्तम पाठ्यक्रम के अनुरूप पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाए, अनुभवी व्यक्तियों द्वारा सहकारिता के आधार पर नियोजित किया जाए, किंतु छात्रों के सुझाव भी सम्मिलित किए जाएं, छात्रों द्वारा सामान्य ढंग से नियोजित एवं विस्तृत और सरकारी एजेंसी द्वारा अधिकृत पाठ्यक्रम को समस्त विद्यालयों में समान रूप से लागू किया जाए। तो इसका जो सही आंसर है बी, अनुभवी व्यक्तियों द्वारा सहकारिता के आधार पर नियोजित किया जाए, किंतु छात्रों के सुझाव भी सम्मिलित किए जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5, अधिकांश विद्यालय प्रशासकों को आजकल यह दृष्टिकोण है, पाठ्य सहगामी क्रियाओं को विद्यालयी जीवन का अंग न समझा जाए। छात्र द्वारा प्रारंभ की जाने वाली क्रियाओं को दैनिक विद्यालय क्रियाकलापों का अंग माना जाए, पाठ्य सहगामी क्रियाओं को अन्य शिक्षण क्रियाओं से पृथक किया जाए, और डी है, जो छात्र इन क्रियाओं में भाग लेते हैं उन्हें हतोत्साहित किया जाए। तो फिफ्थ का आंसर है बी, छात्रों द्वारा प्रारंभ की जाने वाली क्रियाओं को दैनिक विद्यालय क्रियाकलापों का अंग माना जाए। 6, पाठ्येतर क्रियाओं का विकास होना चाहिए। तो सामाजिक आवश्यकताओं के अनुभव के आधार पर, बी पीटीए, सी छात्रों द्वारा अभिव्यक्त आवश्यकताओं एवं रुचियों के आधार पर। तो 6 का जो सही आंसर है सी, छात्रों द्वारा अभिव्यक्त आवश्यकताओं एवं रुचियों के आधार पर। 7 का, अधिकांश विद्यालयी प्रशासन छात्रों के निम्नलिखित कार्यों का अनुमोदन करने में हिचकिचाते हैं। छात्र समितियां, छात्र सुरक्षा गार्ड, छात्र कोर्ट। तो इसका सही आंसर है बी, छात्र सुरक्षा गार्ड। यद्यपि विद्यालय समिति एवं छात्र परिषदों में छात्रों का बढ़ चढ़कर भाग लेना एक अच्छी बात है, इसे बावजूद प्रधानाचार्य को निम्नलिखित अधिकार अपने पास सुरक्षित रहना चाहिए। प्रधानाचार्य को कौन सा अधिकार अपने पास रखना चाहिए? समस्त छात्र निर्णयों की उपेक्षा करना, छात्र द्वारा मत अभिव्यक्त करने से पूर्व उस विषय पर अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करना, छात्र समितियों की प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता करना और अंतिम निर्णय लेने से पूर्व अपनी आकांक्षा से परिचित कराना। तो सही आंसर है ए, समस्त छात्र निर्णयों की उपेक्षा करना। 9, पाठ्येतर क्रियाएं होनी चाहिए। तो इसका सही आंसर है ए, दैनिक कक्षाओं के क्रियाकलापों के चलते हुए एक अतिरिक्त रुचि के रूप में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, क्रियात्मक योजनाओं में सर्वोच्च भय बना रहता है। किसी क्रियात्मक योजना की लकीर को उसी समय भी पीटते रहना जबकि इसकी उपयोगिता समाप्त हो गई है, शिक्षक को कार्यभार से दबा देना, कक्षा की सामान्य क्रियाओं में हस्तक्षेप करना, छात्रों को कुप्रबंधन की ओर उकसाना। तो इसका ए है, किसी क्रियात्मक योजना की लकीर को उस समय तक भी पीटते रहना जब तक कि इसकी उपयोगिता समाप्त हो गई है। 11, कार्यात्मक गणित, फंक्शनल मैथमेटिक्स गणित का एक ऐसा प्रकार है
जो सर्वाधिक बल देता है ज्यामितीय गणितीय कार्यों के समाधान पर, दैनिक गणित संबंधी समस्याओं के समाधान पर, मंद सीखने वाले छात्रों की आवश्यकता पर और साधारण गणित संबंधी समस्याओं के मानसिक व्यायाम पर। तो इसका जो सही आंसर है बी, दैनिक गणित संबंधी समस्याओं के समाधान पर। क्वेश्चन नंबर 12, एक विद्यालयी पाठ्यक्रम को सर्वोत्तम तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। वही कैसे किया जा सकता है? छात्रों की समस्त क्रियाओं को सक्रिय बनाने वाली सामग्री, शिक्षण के लिए प्रयुक्त समस्त सामग्री एवं विधियाँ, विद्यालय द्वारा संगठित छात्र अनुभव, विद्यालय द्वारा छात्र के विभिन्न क्षेत्रों में ज्ञान अर्जन। तो 12 का आंसर है सी, विद्यालय द्वारा संगठित छात्र अनुभव। प्रायः सामान्य शिक्षा के पाठ्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किया जाता है। छात्र को उसके द्वारा चयनित कार्य क्षेत्र के लिए तैयार किया जाए, छात्र के लिए जो आवश्यक ज्ञान है उसे उचित रूप से प्रदान किया जाए, छात्र को नागरिक एवं सामाजिक कुशलताओं का प्रशिक्षण प्रदान किया जाए, छात्र को भारतीय सांस्कृतिक धरोहर की ओर उन्मुख किया जाए। तो 13 का जो सबसे सही आंसर है वो सी, छात्र को नागरिकता एवं सामाजिक कुशलताओं का प्रशिक्षण प्रदान किया जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14, निम्नलिखित में से कौन सी विधि ऐसी है जो गणित को प्रभावी रूप से कार्यात्मक रूप से परिणित कर सकती है? गणित के अनेक स्तर को पाठ्यक्रम को परस्पर संबंधित कर दिया जाए, जटिल गणितीय संप्रदायों को आगामी उच्च कक्षाओं के लिए छोड़ दिया जाए, गणित को दैनिक जीवन संबंधी समस्याओं को समाधान से जोड़ दिया जाए और गणित के पाठ्यक्रम को न्यूनतम स्थिति तक निर्धारण किया जाए। तो सबसे सही आंसर 14 का सी है, गणित को दैनिक जीवन संबंधी समस्याओं के समाधान से जोड़ दिया जाए। 15, पाठ्यक्रम में समाहित किया जाता है विषय जो विद्यालय के प्रशासकों द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, विषय वस्तु जिसमें विद्यालयों में छात्र पढ़ते हैं, विद्यालय कार्यक्रम के द्वारा छात्र को प्रदान किए जाने वाले संपूर्ण अनुभव, पाठ्य योजनाएं जिन्हें शिक्षक तैयार करते हैं। तो 15 का जो सही आंसर है, विद्यालय कार्यक्रमों के द्वारा छात्र को प्रदान किए जाने वाले संपूर्ण अनुभव। 16, पाठ्यक्रम का वह भाग जो छोटे बालकों की आवश्यकताओं की पूर्ति के उद्देश्य से निर्मित किया जाता है उसे कहते हैं वैकल्पिक विषय, सामान्य शिक्षा, अध्ययन कार्यक्रम और विशिष्ट शिक्षा। तो इसको सही आंसर है सामान्य शिक्षा। हाई स्कूल स्तर के कोर पाठ्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा पद लागू नहीं होता है? इसे शिक्षक छात्र संपर्कों में अधिकाधिक वृद्धि करनी चाहिए, इसके अंतर्गत केवल 2 या 2 से अधिक पाठ्यक्रमों को एकीकृत किया जाना चाहिए, इसे विषय वस्तु पर अतिरिक्त बल देना चाहिए और इसे छात्रों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुरूप होना चाहिए। तो 17 का जो सही आंसर है सी, इसे विषय वस्तु पर अतिरिक्त बल देना चाहिए। शिक्षा प्रशासक प्रायः ऐसा अनुभव करते हैं कि पाठ्यक्रम निर्माण की वास्तविक योजना केवल पाठ्यक्रम निर्माण विशेषज्ञों के हाथ में होनी चाहिए। छात्र माता पिताओं, शिक्षकों एवं प्रशासकों को सम्मिलित रूप से पाठ्यक्रम निर्धारण में सहभागिता करनी चाहिए। तो 18 का बी आंसर सही है। 19, कोर पाठ्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न विषय वस्तुओं के मध्य कार्यात्मक सह संबंध स्थापित करने का प्रयास किया जाए, समस्त वर्ग के छात्रों को एक समान प्रारंभिक अनुभव प्रदान किए जाए, एक कोर्स के द्वारा अनेक संबंधित कोर्स को प्रतिस्थापित किया जाए और डी, पाठ्यक्रम का निर्माण छात्रों की रुचियों, योग्यताओं तथा अनुभवों के रूप में किया जाए। तो इसका सही आंसर है बी, समस्त वर्ग के छात्रों को एक समान प्रारंभिक अनुभव प्रदान किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, प्रायः शिक्षा शास्त्री इस तथ्य से सहमत प्रतीत होते हैं कि पाठ्यक्रम का निर्माण एवं पुनरीक्षण किया जाना चाहिए शिक्षकों एवं छात्रों के द्वारा, शिक्षकों एवं प्रशासकों के द्वारा, शैक्षिक व्यवसाय से संबंधित सभी व्यक्तियों द्वारा, उपयुक्त सभी के पारस्परिक सहयोग के द्वारा। तो 20 का जो सही आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी के पारस्परिक सहयोग के द्वारा। 21, पाठ्यक्रम की योजना निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनाई जानी चाहिए? कक्षा के शिक्षकों द्वारा जिन्हें पाठ्यक्रम को प्रत्यक्ष रूप से प्रयोग करने के व्यापक अनुभव हो, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम निर्माणकारी समिति का पुनर्गठन, शिक्षाविदों एवं सामान्य व्यक्तियों की एक समिति, पाठ्यक्रम निर्माणकारी समिति द्वारा, जिससे सभी प्रशासकों तथा प्रयोजकों को सम्मिलित किया जाना चाहिए। तो पाठ्यक्रम की योजना किसके द्वारा बनाई जानी चाहिए? सी, इसका सी आंसर सही होगा, शिक्षाविदों एवं सामान्य व्यक्तियों की एक समिति के द्वारा। 22, एक प्राथमिक स्कूल की प्रथम कक्षा में केंद्रीय शिक्षण कार्य होना चाहिए। प्राथमिक स्कूल की प्रथम कक्षा में केंद्रीय शिक्षण कार्य होना चाहिए पढ़ना, अंकगणित, शब्द रचना, लिखना। तो प्रथम एक स्कूल की प्रथम कक्षा में होना चाहिए पढ़ना, रीडिंग सबसे इम्पोर्टेंट है, रीडिंग। 23,
अनुभव आधारित पाठ्यक्रम में छात्रों के ड्रिल विधि द्वारा अध्ययन पर सर्वाधिक बल दिया जाता है। समस्त छात्रों को प्रारंभ में एक समान अनुभव प्रदान किए जाते हैं। शिक्षक अनुभवों के द्वारा विषय वस्तु का निर्धारण किया जाता है। शिक्षक एवं छात्र दोनों सहभागिता के आधार पर व्यक्तिगत रुचियों के अनुरूप पाठ्यक्रम का निर्माण करते हैं। तो अनुभव आधारित पाठ्यक्रम में इसका जो सही आंसर है डी, शिक्षक एवं छात्र दोनों सहभागिता के आधार पर व्यक्तिगत रुचियों के अनुरूप पाठ्यक्रम का निर्माण करते हैं। 24 है, हाई स्कूल स्तर पर कार्यानुभव योजना के क्रियान्वयन से जो प्राथमिक लाभ प्राप्त हुआ है वो है प्रबंध समितियों के लिए सस्ते मजदूर जुटाना, मजदूर समस्या को दूर करना, छात्रों को धनोपार्जन हेतु उन्मुख करना, छात्रों में व्यावसायिक चयन की प्रक्रिया को सुदृढ़ करना। तो 24 का जो सही आंसर है डी, छात्रों को व्यावसायिक चयन की प्रक्रिया को सुदृढ़ करना। 25, निम्नलिखित में से किस शिक्षा स्तर पर पाठ्यक्रम निर्माण में वैज्ञानिक विधियों को सर्वाधिक रूप से प्रयुक्त किया जाता है? तो इसमें सही आंसर है ए, प्राथमिक शिक्षा में। 26, कार्यानुभव योजना का प्रमुख कार्य है छात्रों को धनोपार्जन हेतु तैयार करना, छात्रों को क्रियात्मक अनुभव प्रदान करना, व्यवसाय एवं उद्योगों के लिए उत्तम व्यक्तियों का निर्माण करना, छात्रों को उचित व्यावसायिक निर्देशन प्रदान करना। तो इस 26 का जो सही आंसर है डी, छात्रों को उचित व्यावसायिक निर्देशन प्रदान करना कार्यानुभव योजना का प्रमुख कार्य होता है। 27, हाई स्कूल स्तर पर पाठ्यक्रम के निर्धारण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक सर्वोच्च महत्व का है? छात्रों को प्रवेश के लिए अर्हताएं, मान्यता प्रदान करने वाली एजेंसी का मापदंड, पारंपरिक विधियां, स्थानीय सीमाएं। तो 27 का जो सही आंसर है सी, पारंपरिक विधियां। 28, माध्यमिक स्तर के पाठ्यक्रम को वृहद आकार प्रदान करने के दृष्टिकोण से निम्नलिखित में कौन सी तकनीकी पाठ्यक्रम निर्माण के लिए पूर्व में प्रयुक्त की जाती रही है? तो 28 का जो सही आंसर है अनेक नवीन विषयों तथा विभिन्न क्रियाओं का समावेश। 28 का सही आंसर है अनेक नवीन विषयों तथा विभिन्न क्रियाओं का समावेश। 29, इंटीग्रेशन से तात्पर्य है, इंटीग्रेशन मैथ्स में भी यूज होता है, विद्यालय में पाठ्य सहगामी क्रियाओं का संयोजन करना, अनेक विषयों को एक दीर्घकाल अवधि वाले कालांश में व्यवस्थित कर देना, प्रत्येक छात्र को स्वगति से उन्नत करने का अवसर प्रदान करना, एक प्रकरण को बढ़ाने हेतु विभिन्न विषयों की सहायता लेना। तो इंटीग्रेशन से तात्पर्य है एक प्रकरण को पढ़ाने हेतु विभिन्न विषयों की सहायता लेना। तो डी इसका आंसर होगा। 30, इनमें से कौन सी विधि पाठ्यक्रम निर्माण की सर्वोत्कृष्ट विधि के रूप में स्वीकार की जाती है? तो प्रक्षेपी परीक्षण, सोशियोग्राम, समाज आलेख, समस्या परक सूची और छात्र अभिलेख। तो 30 का आंसर होगा सी, समस्या परक सूची। 31, आधुनिक पाठ्यक्रमों में संभावित परिवर्तनों को निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निर्दिष्ट नहीं करता है? आधुनिक पाठ्यक्रमों में संभावित परिवर्तनों को निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निर्दिष्ट नहीं करता है? यानी 3RS के शिक्षण की ओर वापसी, माध्यमिक स्तर पर विषयों में अतिरिक्त वृद्धि, विद्यालय का वास्तविक जीवन की परिस्थितियों में संयोजन, संयोजित विषयों को प्राथमिकता। तो इसका 31 का जो सही आंसर है वो होगा ए, 3RS के शिक्षण की ओर वापसी। 32, सभी शिक्षाविद इस बात से सहमत हैं कि पाठ्य सहगामी क्रियाओं में छात्र सहभागिता होनी चाहिए, अंक पद्धति के आधार पर सीमित किया जाना चाहिए ताकि कोई एक छात्र अनावश्यक रूप से इसमें अधिक सहभागिता न करे, केवल स्वीकृत शैक्षिक उपलब्धि के संदर्भ में छात्र सहभागिता को नियंत्रित करना चाहिए, अंक पद्धति के आधार पर केवल विभिन्न पदों पर छात्रों की नियुक्ति को सीमित किया जाना चाहिए। डी है, अन्य छात्रों को भी सहभागिता के अवसर प्राप्त हों, इस अनुक्रम में छात्र सहभागिता पर अंकुश लगाना चाहिए। तो 32, सभी शिक्षाविद इस बात से सहमत हैं कि पाठ्य सहगामी क्रियाओं में छात्र सहभागिता होनी चाहिए के लिए आंसर है ए, अंक पद्धति के आधार पर सीमित किया जाना चाहिए ताकि कोई एक छात्र अनावश्यक रूप से इसमें अधिक सहभागिता न करे। 33, पाठ्यक्रम पुनर्निरीक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक स्वीकृत है? तो इसका जो आंसर होगा वो है बी, यह सदैव पुनर्निरीक्षण एवं पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया से संबंधित होना चाहिए। पाठ्यक्रम पुनर्निरीक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक स्वीकृत है? यह सदैव पुनर्निरीक्षण एवं पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया से संबंधित होना चाहिए। आधुनिक समय में पाठ्यक्रम निर्माण में निम्नलिखित तथ्य पर सर्वाधिक बल
प्रदान किया जाता है। 34 का है सी, छात्रों के सार्थक अनुभव पर। 35 विद्यालय पाठ्यक्रम को नियोजित करने के लिए निम्नलिखित तथ्य पर ध्यान देना अनिवार्य है। छात्रों का लक्ष्य, उद्देश्य एवं रुचियाँ, शिक्षकों का प्रशिक्षण एवं रुचियाँ, विभिन्न विषयों की उपलब्धि, पाठ्य पुस्तकें, कॉलेज में प्रवेश की पात्रता। तो 35 का जो आंसर है ए, छात्रों का लक्ष्य, उद्देश्य एवं रुचियाँ। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 36, वर्तमान समय में सोशल स्टडीज़ शब्द का तात्पर्य है। सोशल एजुकेशन एवं सोशल लिविंग से मिलता जुलता शब्द, एक ऐसा विषय जिसका संबंध मानव एवं उसके पारस्परिक संबंधों से है। सोशल साइंस, सोशल लिविंग। तो इसका जो सही आंसर है 36 का, सोशल स्टडीज़ का एक ऐसा विषय जिसका संबंध मानव एवं उसके पारस्परिक संबंधों से है। 37, आधुनिक प्राथमिक कक्षाओं में अंकगणित पढ़ाने का उद्देश्य है। छात्रों द्वारा व्यवहारिक समस्याओं का समाधान, छात्रों को वर्गमूल एवं लघुत्तम महत्तम का ज्ञान प्रदान करना, छात्रों को विभिन्न सूत्रों एवं सिद्धांतों का ज्ञान देना, छात्रों को सामान्य गणित के नियम तथा पहाड़ों की जानकारी प्रदान करना। तो 37 का सही आंसर है ए, छात्रों द्वारा व्यवहारिक समस्याओं का समाधान करना। एक पाठ्यक्रम निर्माता जो कि प्रक्रियात्मक पाठ्यक्रम के निर्माण में रुचि ले रहा है, उसे अंतर्सूझ होना चाहिए समाज एवं समाज के नियमों की, शैक्षिक दर्शन की, मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों की और उपयुक्त सभी की। तो 38 का जो आंसर है उसका है डी, उपयुक्त सभी। पाठ्यक्रम निर्माता को सूझ होनी चाहिए समाज एवं समाज के नियमों की, शैक्षिक दर्शन की, मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों की, उपयुक्त सभी का। तो इनमें सभी आएगा। तो 38 का आंसर हो जाएगा डी। 39, प्राथमिक स्तर के पाठ्यक्रमों का झुकाव होना चाहिए बाल अभिवृद्धि के समस्त पक्षों की ओर। 39 का डी होगा, बाल अभिवृद्धि के समस्त पक्षों की ओर। 40, विषय वस्तु के संबंध में अधिकांश शिक्षाविद एकमत हैं कि छात्रों को केवल विषय वस्तु का शिक्षण पर्याप्त नहीं है। विषय वस्तु मात्र अध्ययन पाठ्यक्रम तक ही सीमित हो तो पाठ्यक्रम के सभी पक्ष विषय वस्तु के अंतर्गत आते हैं। यदि विषय वस्तु को तार्किक आधार पर चुना गया है तो अध्ययन पाठ्यक्रम एक संकीर्ण विचार है। तो इसका जो सही आंसर है वो डी है, यदि विषय वस्तु को तार्किक आधार पर चुना गया है तो अध्ययन पाठ्यक्रम एक संकीर्ण विचार है। तो दोस्तों, ये थे 40 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो आपको इन क्वेश्चन को फर्स्ट से लेकर 40 तक पूरा ध्यान से पढ़ना है और सारे विकल्प आपको ध्यान से देखने हैं और उनमें से सही विकल्प को आपको चुनना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।